everyone. So this is the part 3 video of Hornbill book of class 11th NCERT, chapter 1, The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. So I will now start my where I have left. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो ये बता रहे हैं कि जब मेरे माता पिता पूर्णतः सेटल्ड हो गए शहर में और तो उन्होंने मेरे और मेरी दादी के लिए बुलावा भेजा और वहाँ पे जब उन्होंने मेरे और मेरे दादी के लिए बुलावा भेजा तो हम लोग वहाँ पे ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था हमारे फ्रेंडशिप में, क्योंकि हम लोग अब वहाँ चले गए तो अभी तक जो हमारी पहले की लाइफ थी कंफर्टेबल जोन में जिसमें हम बढ़िया आराम से रहते थे, उसमें एक चेंज आया और वो चेंज उनके और उनकी दादी की एक पायस से रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, वो और उनकी दादी खुशवंत सिंह कह रहे हैं एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन तब भी अब उनकी दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वो अब एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे थे, मोटर बस से जाते थे. सारी चीजें चेंज हो चुकी थी. अब वहां पे उनको कोई डॉग्स नहीं मिलते थे स्ट्रीट्स में, लेकिन उनकी दादी का जैसे नेचर लविंग नेचर था, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, वो क्या अपने लिए ढूंढ लिया उन्होंने एक समय, क्योंकि वो बिना एक प्राकृतिक पर्यावरण के वो नहीं रह सकती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या सोच लिया, एक काम खोज लिया उन्होंने अपने आप को खुश रखने का कि वो वहां के कोर्ट यार्ड में, जिसे हम लोग बरामदा आंगन कुछ भी कह सकते हैं, तो उन घर की बाहर की जो जगह होती है उसे कहा जाता है, कई लोग उसको बरामदा भी कह देते हैं, और वहां पे चिड़ियों को स्पैरोज, यहाँ पे स्पैरोज गौरैयों को कहा जाता है, गौरैयों को वो खिलाती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ साल बीतते गए, हम दोनों एक दूसरे को कम देखते गए क्योंकि उनका कल्चर पूरा चेंज हो चुका था, मतलब चेंज हो चुका था. इस कारण से वो अपनी दादी को उतना उनका साथ नहीं पड़ता था जितना पहले पड़ता था, क्योंकि जब वो गांव में थे, वो विलेज में थे, तो हर टाइम पे उनकी दादी ही एक तो पहली बात उनके साथ रहती थी. अब उनके मदर फादर भी उनके साथ हो चुके थे, और साथ ही साथ अब एक उस टाइम पे वो अपनी दादी के ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे थे, पर इस टाइम पे वो अपने इंग्लिश स्कूल के ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे थे. उनको उनकी दादी बहुत प्रिय थी, बहुत मानते थे वो अपनी दादी को, बट जैसे कि हमारे पास काम आ जाता है, हम उतना टाइम नहीं दे पाते, वैसे ही उनके साथ भी हुआ था. कुछ समय तक उनकी दादी उनको उठाती थी, सुबह उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए, और फिर जब मैं लौट कर आता था, व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट टू अस. तो जब मैं लौट कर आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि क्या मेरी टीचर ने मुझे जो है पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning the laws of gravity, Archimedes' principle, and the world being round, etc. तो वो क्या बताते थे, जो वो पढ़े रहते थे, मैं उनको कुछ इंग्लिश के शब्द बता देता था, कुछ वेस्टर्न साइंस बता देता था, कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटी बता देता था, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल बता देता था, ये बता देता था कि पूरा संसार गोल है. तो दिस मेड हर अनहैप्पी. वो उन्हें बहुत ही दुखी कर देता था, अप्रसन्न कर देता था उन्हें. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught in the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that there were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो इसमें पूरे पैरा में उन्होंने यही बताया है कि वो जब अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इंग्लिश स्कूल के जो कोर्सेज होते थे, जब उन्हें बताते थे, तो वो उससे एक तो दुखी हो जाती थी. उसके 2 रीजंस थे. पहला रीजन ये था कि वो अपने इंडियन कल्चर पे बहुत बिलीव करती थी, उनको अपने इंडियन कल्चर पे, इंडियन साइंस पे बहुत भरोसा था. उनको ये लगता था कि इस स्कूल में क्या इंडियन एसोसिएशन के बारे में, इंडियन
कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, हमारे पुराणों, हमारे वेदों, हमारे पुराना पारंपरिक कल्चर, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस होते थे, क्यों उसे माना जाता है। और तो और उन्हें ये भी लगता था क्योंकि पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, तो जितने भी पुराने लोग रहते थे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रह पाती थी उनकी, और उनको लगता था कि ये अपने कल्चर को फैलाने के लिए ये एजुकेशन के माध्यम से आज भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इस कारण से उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। और दूसरा रीजन जो यहाँ पे राइटर ने बताया है वो ये है कि वो उनके लेसन्स में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो हिंदी में जब तक रहता था, स्कूल की भाषा में जब तक वो टेम्पल में पढ़ते थे, तो वो उनकी हेल्प कर सकती थी। लेकिन अब उनको बुरा ये लगता था क्योंकि इंग्लिश में सारी चीजें थी, वो उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो उनको ये भी बुरा लगता था कि मैं अपने पोते की कोई भी सहायता नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे कुछ भी पढ़ा नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या बता रहा है। वो बिलीव नहीं करती थी जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और बहुत ही टेंशन में रहती थी कि क्या वहां पे कोई भी पढ़ाई नहीं होती, गॉड के लिए, स्क्रिप्चर्स के लिए, भगवान के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता। उनका मानना था कि अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर वहीं पे बच्चे नहीं सीखेंगे अपने देवी देवताओं और भगवान के बारे में, तो कैसे उन्हें अपने अपने कल्चर के बारे में, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में, अपने कास्ट के बारे में नॉलेज होगा उनको, कैसे वो मानेंगे कि हमारे हिंदू कल्चर का या हमारे इंडियन कल्चर का क्या बेनिफिट है। एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मुझे म्यूजिक लेसन सिखाए गए, और जब उन्होंने वो म्यूजिक लेसन अपनी दादी जी को सुनाए तो वो डिस्टर्ब्ड हो गई। उनके लिए वो जो इंग्लिश म्यूजिक था जो सिखाया गया वो ल्यूड एसोसिएशन था, मतलब बहुत ही निचले तबके का था, वो उनके क्लास का नहीं था। और ये कहा जाता था कि सभ्य समाज के लोग ऐसे गाने नहीं गाते, ये उनके नजर में था। वो इंग्लिश म्यूजिक उससे उनको लगता था कि सभ्य समाज के लोगों के लिए नहीं बना है। ये एक हॉर्लिट्स मीन्स यहाँ पे कहा जाता है प्रोस्टिट्यूट्स को, तो उनकी एक मोनोपोली है भिखारियों की, जो लोग नाचती हैं उनकी, और जो भिखारी होते हैं वो लोग, ये लोग होते हैं सभ्य समाज के लोग, जेंटल फोक मीन्स सभ्य समाज के लोगों के लिए ये सब नहीं होता। उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब ये तो इसको यहीं पे पढ़ना है, भाई सबका डिसीजन है तो वो वहीं पढ़ेगा। लेकिन उनकी साइलेंस से साफ साफ खुशवंत सिंह को उनकी डिसअप्रूवल दिख रही थी कि वो उन चीजों को पसंद नहीं कर रही थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से उन्होंने बहुत कभी कभार ही वो बात करती थी खुशवंत सिंह से। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her circulation with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half an hour of the day for her. जब वो यूनिवर्सिटी चले गए तो वो जो एक कॉमन लिंक था उन दोनों जन की फ्रेंडशिप के बीच में कि वो लोग एक कॉमन रूम शेयर करते थे, वो भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उनको जब वो यूनिवर्सिटी गए खुशवंत सिंह, तो उनको एक अलग कमरा दे दिया गया, जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी समाप्त हो गया, स्नैप्ड हो गया। उनकी दादी ने वो सेक्लेशन को, उस अकेलेपन को अपने रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया। वो अब कभी शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, कभी कभारी अपना जो है जो चरखा चलाना था वो छोड़ती थी और किसी अन्य से कभी कभारी बात करती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो बैठकर अपना चरखा चलाती थी और अपनी प्रार्थनाओं को बुदबुदाती रहती थी, रिसाइट करती रहती थी, पढ़ती रहती थी। केवल आफ्टरनून के समय, केवल दोपहर के समय वो रिलैक्स करती थी कुछ समय के लिए, और वो रिलैक्सेशन के टाइम पे वो स्पैरोज को देती थी, उनको खाना खिलाती थी, गौरैयों को। जब वो वरांडा में बैठती थी तो ब्रेड्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में 100 चिड़िया होती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, छोटी छोटी गौरैया होती थी, उनको खिलाती थी। और वो सारी चिड़िया चहचहा के, बहुत सारी चहचहाहट से वो पूरा बरामदा, वो पूरा कोर्टयार्ड भर देती थी। कुछ आती थी और उनके पैरों पे चढ़ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, कुछ यहाँ तक कि उनके सर पे भी बैठ जाती थी। लेकिन वो इतनी प्रकृति प्रेमी इंसान थी कि वो हंस देती थी और उन्हें कभी नहीं भगाती थी। और वो आधा घंटा उनके लिए सबसे प्रसन्नता और सबसे सुखदायक होता था। इट वॉज द मोस्ट सूदिंग हाफ एन आवर फॉर हर। ये बहुत ही अच्छा उनके लिए हाफ एन आवर होता था। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental.
She came to leave me at the railway station, but did not talk to or but did not talk or show my any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist When I left, I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of a physical contact between us. तो जब मैंने लेफ्ट किया तो जो उनके मॉइस्ट इम्प्रिंट्स था उनके लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट का वो हमें मुझे लगा. तो जब उन्होंने अब्रॉड जाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए तय किया था तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनको लगा था कि वो एब्सेंट हो जाएंगी, वो उनसे 5 सालों के लिए दूर हो जाएंगी और उनके एज पे अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जिंदा रहें कब मर जाएं, कुछ नहीं बताया जा सकता, ऐसा खुशवंत सिंह को लगता था. लेकिन उनको ये भी लगता था, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मेरी दादी बता सकती हैं. वो यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भी नहीं हुई उनकी दादी, जैसा उन्होंने सोचा था कि कहेंगी कि तुम मत जाओ बेटा, क्यों जा रहे हो इतना दूर, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने कोई इमोशन भी नहीं शो किया. वो उन्हें रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, उनसे बात तक नहीं की, कोई इमोशन नहीं शो किया. उनके लिप्स लगातार प्रेयर में जैसे कैजुअली हमेशा मूव करते रहते थे वैसे मूव कर रहे थे. वो प्रेयर में खोई हुई थी. उनके फिंगर्स जो वो लगातार माला जप रही थी. उन्होंने साइलेंटली अपने पोते को उसके माथे पे किस किया और जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था वो इम्प्रिंट ना उनके फोरहेड पे रह गया बल्कि इतने खुश हुए खुशवंत सिंह के उनके हर्ट पे वो हो गया था. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था. वो डरे हुए थे कि मैं 5 साल बाद आऊंगा, मेरी दादी इस स्टेज में, पता नहीं वो मुझे जिंदा मिले कि ना मिले. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. वो 5 साल बाद आए और उनकी दादी उनको वैसी की वैसी मिली. 5 साल बाद जब वो वहां पे लौट कर आए तो वो उनको स्टेशन पे मिले. स्टेशन पे वो उन्हें छोड़ने आई थी, स्टेशन पे वो उन्हें लेने आई थी. इतना मानती थी अपने पोते को कि हमेशा आती थी. वो बता रहे थे कि उनकी दादी उनको एक दिन भी बूढ़ी और नहीं दिखी. जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे ही वो आए, जैसे लग रहा था कल की बात थी और आज वो लौट आए. She still had no time for words. आज भी उनके पास कोई समय नहीं था शब्दों के लिए. उन्होंने उन्हें अपने गले से लगाया और आज भी जब उन्होंने उनको अपने गले से लगाया खुशवंत सिंह को, तो खुशवंत सिंह को उनकी दादी की प्रेयर्स बोलते हुए सुनाई दे रही थी. पहले दिन भी उनके आने पे वो उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उनकी स्पैरोज के साथ था जिनको वो खिलाती पिलाती थी. In the evening, a change came over her. She did not pray. शाम के समय उनके आने, जिस दिन वो आए थे उसके शाम का जो समय था उस पे जब वो एक चेंज आया उनके अंदर, उनकी दादी के अंदर, उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की. उन्होंने बगल की पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और पुराना ड्रम लाया और कई घंटों तक उसको बजाया. जो ड्रम था उसको बहुत मतलब उसकी जो लेयर थी, जो उसके स्किन था वो बहुत ही डिलैपिडेटेड था ड्रम. तो उसको थोड़ा सा लूजली था, वो लग रहा था कि फट ना जाए. और उन्होंने होम कमिंग वॉरियर का सॉन्ग गाया. जो होम कमिंग वॉरियर तब गाया जाता है जैसे हम लोग के यहाँ जब पहले राजा महाराजा आते थे, कोई युद्ध जीत कर आते थे तो उनके लिए गाना गाया जाता था. तो उनके लिए उनका पोता 5 साल पढ़ाई करके आया था विदेश में, तो किसी युद्ध जीतने से कम के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके लिए गाया. और किसी राजकुमार से कम नहीं था उनका पोता, इसलिए उन्होंने उसके लिए गाया कि योद्धा से कम नहीं था. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. वो उनके घर वाले उनको लगातार रोक रहे थे कि वो खुशवंत सिंह, उनकी मम्मी, उनके पापा कि आप ऐसा मत करिए नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वो पहली बार था उनके जीवन काल में खुशवंत सिंह के कि उनकी दादी ने प्रेयर ना की हो. वरना उनकी दादी कभी ऐसा नहीं करती थी, वो हमेशा प्रेयर में ही लीन रहती थी. उन्होंने प्रेयर नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार था. अब आगे की वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट एक नेक्स्ट स्टेप लेकर आ रहा है उनके लाइफ का, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में से पढ़ाएंगे. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.